हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं दीपाली आप लोगों का प्रगति पथ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम PYQs के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एनवायरमेंटल की PYQs की सीरीज में ये एनवायरमेंटल स्टडी की 7th क्लास है। अभी तक की कोई भी क्लास अगर आपने मिस की है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएंगे। और ये जो PYQs हम कर रहे हैं, जो सीरीज चली है, इसमें आपके हर तरह के क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आते हैं सभी को कवर अप किया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमसे बने रहते हैं तो आप इजीली 30 में से 28 मार्क्स इजीली गेन कर पाओगे। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। मतलब NCERT की जो बुक है उसके पीछे जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के एंड में एक पोर्शन है जिसका नाम है हम क्या समझे। व्हाट वी हैव लर्न्ड मीन्स इस चैप्टर से हम क्या समझे। तो ये जो सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। मीन्स चाहे आप राइट आंसर देंगे चाहे रॉन्ग, तो उसको ना आकलन नहीं किया जाएगा, जज नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया, यह चेंज क्यों किया गया, क्योंकि आपको क्योंकि का आंसर देना है। ओके। Class 5th NCERT EVS textbook include a section what we have learned in the end of every chapter. It is suggested that answer to question included in this section should not be accessed in term of right or wrong. This shift has been done because ये क्यों किया गया, क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। Children cannot write correct answer at this stage. It enhances convenience to teacher in assessment. It helps the teacher to know how children are learning. It reduces subjectivity in assessment. तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको सही लगता है क्या? बच्चे सही आंसर नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। यह आंकलन, अभी तो बोला कि आंकलन नहीं किया जाएगा, तो आंकलन की तो बात ही नहीं आएगी, है ना। यह फिर से आकलन बोला, आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, हमें तो करना ही नहीं है उनको जज। तो राइट क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ये टीचर्स को ये हेल्प करेगा कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या वो नहीं सीख पा रहा है इस चैप्टर में और क्या वो बहुत अच्छे से सीख पाया है। ठीक है, आगे चले। तो देखिए आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशीलता। खोजना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य फैक्टरों का निर्माण करता है। ठीक है, एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करती है। Experimenting, exploring, investigating and questioning constitute essential element of active learning of EVS. A teacher arranges the following activities related to the concept of food we should eat. Okay, तो ऑप्शंस हैं, देखिए इन्होंने क्या बोला। प्रयोगशाला मीन्स एक्सपेरिमेंट करना, खोजना मतलब एक्सप्लोर करना, जांच पड़ताल मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, और प्रश्न पूछना मीन्स क्वेश्चनिंग करना पर्यावरण अध्ययन के एक्टिव जो लर्निंग होती है ना उसके कुछ फैक्टर्स का निर्माण करता है, उसके तत्वों का निर्माण करता है। ठीक है, अभी एक शिक्षक को क्या पढ़ाना है, खाना जो हमें खाना चाहिए, फूड जो हम लोगों को खाना चाहिए उसके बारे में बताना है। तो उन्हें किस तरह की मतलब एक्टिविटीज इस टॉपिक से रिलेटेड अरेंज करनी चाहिए। ठीक है, शाम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी इकट्ठी करें, या फिर प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑल सच फूड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, गिव्स एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फूड, ईच इन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड
इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज, शो अ वीडियो ऑन द टॉपिक। तो आप बताइए, जो ऊपर आपको 4 ये एक्टिविटीज़ दी हैं, इसमें से बेस्ट क्या होगा, उस टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर वो ब्लैक बोर्ड पे सभी खानों का मतलब डायग्राम बनाता है तो क्या बच्चा एक्टिव दिखेगा। बना दिया, टीचर ने बनाया ना, बच्चे ने तो कुछ नहीं किया। भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और अनिवार्य तत्व बताता है, बच्चा एक्टिव दिखा, नहीं दिखा। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, इसमें भी बच्चा एक्टिव नहीं है। जितना बच्चा एक्टिव होगा जब वो खुद उनसे रिलेटेड सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और मतलब हम जब उस बच्चे को बोलेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो उसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव नजर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है, मीन्स जो एयर है ना वो सभी जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। वाइल टीचिंग द टॉपिक एयर इज एवरीवेयर टू क्लास 4 स्टूडेंट, गीतिका प्लान्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वो क्या क्या एक्टिविटीज सोचती हैं। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की, उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करने की, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करने की, या प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछने की। स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पे लेके जाना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रू स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यूज मल्टीमीडिया कैप्सूल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। अभी आप बताइए, उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने की विधि नहीं है, कौन सी सार्थक विधि नहीं है, नॉट रिलेवेंट। तो वो कौन सी होगी, स्टूडेंट को क्षेत्र भ्रमण करवाना। ये एक्टिविटी ठीक नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एम क्या होगा। द सेक्शन ऑन डू दिस एंड फाइंड आउट इंक्लूडेड इन डिफरेंट टॉपिक्स इन EVS टेक्स्ट बुक, इनका एम क्या होगा। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना, घर में शिक्षार्थियों को बिजी रखना। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, लर्निंग डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म, या कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज्ड एट अ होम। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो होगा 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, कि उनको डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना। देखो, आप एलिमिनेशन मेथड ये लगा सकते थे बच्चों को घर में बिजी करने के लिए, तो ये कोई भी ऐसा नहीं होगा। लर्निंग करवाना, ये तो NCF नहीं बोलता ना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ करवाना तो वो भी रॉन्ग है। तो राइट वन कौन सा होगा, हैंड ऑन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अ गुड असाइनमेंट इन EVS शुड प्रिलिमिनरी एम एट, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, रिवाइज द लेसन फॉर इफेक्टिव लर्निंग एंड शो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कीप द स्टूडेंट एंगेज्ड एंड डिसिप्लिन, प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इन्होंने क्या बोला, एक अच्छे असाइनमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अभी पीछे जो हमने किया था कुछ कुछ वैसा ही है ये क्वेश्चन। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, रिवीजन तो नहीं करवा रहे ना। समय का बेहतर उपयोग, नो। अनुशासन में बनाए रखना, नहीं। राइट वन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, मीन्स उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना कुछ क्रिएटिव करने के लिए, क्योंकि हम उन्हें असाइनमेंट देंगे तो वो खुद ही करेंगे सभी एक्टिविटी। कुछ क्रिएटिव करेंगे, अपना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, नए नए आइडियाज़ हमारे सामने लेकर आएंगे, है ना। तो ये सब उन्हें अपॉर्चुनिटीज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एज एन EVS टीचर, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ फील्ड ट्रिप टू अ जू शुड बी, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए, फन और एंजॉयमेंट के लिए,
नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, टू हैव अ चेंज इन मोनोटोनी ऑफ रूटीन टीचिंग शेड्यूल। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, टू सेटिस्फाई पेरेंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्या आप लोग बता सकते हो बेस्ट कौन सा होगा? जो पीछे किया था वैसा ही है ना। जू में लेके गए तो क्या होगा, सभी सेंस ऑर्गन ओपन होंगे, है ना। डायरेक्ट किसी चीज़ को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चनिंग करेंगे हमसे कि मैम ऐसा क्यों, या ये एनिमल ऐसे क्यों है, ये क्या है ना। तो इस तरह के सक्रिय अधिगम के अनुभव उपलब्ध होंगे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव सेंस में पूछा है। Which one of the following is not an objective of study of EVS in relation to social science? इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, नेगेटिव सेंस में है। इट शुड अनेबल चिल्ड्रन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। इट शुड अनेबल चिल्ड्रन टू ग्रो अप एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। इट शुड अनेबल children to respect difference of cultural practices, and it should enable children to learn correct definition of key terms. देखिए, बच्चों को डेफिनेशंस लर्न कराना ये उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, उन्होंने नेगेटिव सेंस में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता से जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ठीक है, कविता wants to emphasize more on social issues like poverty, illiteracy, class inequalities in an EVS class. Which one of the following learning experiences will be more effective to achieve this object? संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, स्पेशल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, टू प्रिपेयर चार्ट ऑन रिलेटेड सोशल इश्यूज, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, आस्क द स्टूडेंट टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट टू कलेक्ट एंड एनालाइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, राइट स्लोगन ऑन रिलेटेड इश्यूज। तो देखिए, सबसे बेस्ट क्या होगा? कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हैं? गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता। देखो, अगर हम लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चा एक्टिव नहीं दिखेगा, वो सिर्फ सुनेगा, राइट। अगर चार्ट तैयार करने के लिए कहते हैं तो नहीं, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, स्लोगन लिखने के लिए बोल दिया, बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा ग्रुप एक्टिविटी को देखेगा, इकट्ठे हो रहे हैं सभी, है ना, प्रोजेक्ट इकट्ठा मिल रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो देखो, बहुत कुछ सीखते हैं जब बच्चे ग्रुप में बैठे होते हैं, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ निकाल के लाते हैं, कोऑपरेशन की भावना सीखते हैं, सहयोग की भावना सीखते हैं, है ना, एक दूसरे को सुनने की, नहीं उसका आइडिया सुनो, उसका सुनो, है ना। तो इस तरह से बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन EVS एट प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड। आपको पता है FAS 2 तरह की असेसमेंट होती हैं, किसको इंक्लूड नहीं करता? शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान, आइडेंटिफाइंग ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट, शिक्षण में कमियों की पहचान, आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी इन टीचिंग, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग,
ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स किसको शामिल नहीं करता, क्वेश्चन हमसे नहीं में पूछा है। देखिए अगर हम उनकी असेसमेंट कर रहे हैं तो वो जहाँ पर उनके लर्निंग में गैप आ रहा है वो तो राइट है, उससे तो पता लग जाएगा हमें, है ना। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं, ये भी राइट है। शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने, हाँ राइट है। बट ग्रेडिंग और रैंकिंग ये एनसीएफ नहीं बोलता, बच्चों की ग्रेडिंग और रैंकिंग तो करनी ही नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चले। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे कि खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। Given below are some human activities: digging of mines, construction of dams, collection of leaves and herbs to sell them in the market, weaving basket from bamboo, making leaf plates out of fallen leaves. इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? द एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपेयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज आर। केवल ए, सिर्फ ए वाला, ए और बी दोनों, ए बी सी तीनों, बी सी डी ई, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए गिरे हुए पत्तों से पत्तल बना रहे हैं, पेड़ तो नहीं काट रहे ना, बांस से टोकरी बना रहे हैं, ये भी नहीं होगा। बाजार में बेचने के लिए, तो वो तो जीविका का साधन हो गया। तो ए एंड बी ये रीजंस हैं जिनसे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ठीक है। माइंस की डिगिंग कर रहे हैं माइंस के लिए, और बांध बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं। तो ए एंड बी जो है वो दोनों एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट के गायब होने के लिए। देखिए ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, कांसे से रिलेटेड, यू कैन से कि ये सीटेट का फेवरेट और द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांसे के बारे में सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। कांसे को तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ मेल्टिंग कॉपर एंड टीन। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप व मूर्ति बनाई जाती है। ब्रॉन्ज इज वेरी स्ट्रांग एंड इज यूज्ड इन मेकिंग कैनन्स एंड स्टैचूज। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। द यूटेंसिल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर एंड स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। स्टेटमेंट्स कौन सी सही हैं, बी और सी और डी और ए और सी। तो देखिए बी और सी इज द राइट स्टेटमेंट। एक बार देख लो बी कौन सी थी, बी थी तांबे और टीन को पिघलाकर कांसा बनता है और कांसा बहुत मजबूत होता है, तोप और मूर्तियाँ इससे बनाई जाती हैं, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये अगेन मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की जो यात्रा है उसकी दिशा क्या होगी? अ पर्सन लिविंग इन गांधीधाम वॉन्ट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल एंड देन हैदराबाद। द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी। पहले वो पूर्व दिशा में फिर दक्षिण में जाएगा। फर्स्ट ईस्ट देन साउथ। पहले वो पश्चिम में फिर दक्षिण में जाएगा। पहले वेस्ट देन साउथ। पहले वो दक्षिण में फिर पश्चिम में। देखिए फर्स्ट साउथ देन वेस्ट, तो पहले दक्षिण में फिर पूर्व में, साउथ देन ईस्ट। तो बताइए क्या होगी उसकी यात्रा की दिशा? देखिए वो कहाँ था, वो था गुजरात, यहाँ गुजरात। देन वो कहाँ आया, भोपाल मध्य प्रदेश। एक मिनट, कहाँ आया वो? पहले भोपाल मध्य प्रदेश आया, ठीक है। तो वो पहले किधर गया, ये गुजरात से भोपाल मध्य प्रदेश आया, आपको पता है ये पूर्व दिशा होगी। देन वो कहाँ जा रहा है, हैदराबाद, तो नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। पहले वो पूर्व दिशा की ओर, देन वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र पर ये लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों की दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी?
On a city map, it was mentioned scale 1 centimeter equal 110 meter. If the distance between two localities on the map is 15 centimeter, then the actual distance between the two locality is. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 1165 सेंटीमीटर, 1100 मीटर, 1500 मीटर या 1.65 किलोमीटर. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 1.65 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. देखिए कितना इजी क्वेश्चन है. माउंट एवरेस्ट एक भाग है. माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का. इंडिया, तिब्बत, नेपाल या म्यांमार. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा थर्ड, नेपाल का. तो माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? नेपाल का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नीचे दिए गए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अध्ययन करें. स्टडी द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना. हेल्प अदर इन कैरिंग दियर बैग्स. पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले. लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप एट द फ्रंट. जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना. आस्क दोज टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली. साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना. लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप. रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. ठीक है. माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों में से जो जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लीडर की होती हैं उनको ढूंढो. विच ऑफ द अबव आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग. ठीक है. ABC, BCD, CDE, ADE. तो बताइए कौन सी होंगी? वो होंगी ADE. तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. एक बार ADE को देख लीजिए. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. ए, अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना. हाँ, जो नहीं उठा पा रहे उनकी हेल्प कर लो. ठीक है. डी, साथी के बीमार होने पे उसकी टेक केयर करना. सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना लीडर का काम होगा. ठीक है. रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना ये भी लीडर का काम होगा. तो देखिए आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो. इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और हमें टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा. अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा हमारे चैनल की सभी इंफॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. Thanks for watching our video. Thank you so much for your support, guys. Thank you so much.